हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पर हम हैं आज, और हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, यानी जलवायु और मौसम लेसन को हम पढ़ रहे हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सामान्य रूप से कौन कौन से हैं, कि भी किन कारणों से जो हमारी जलवायु है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो चेंज हो रहा है, परिवर्तित उसमें हो रहा है। तो सबसे प्रमुख जो कारक है वो है आपका अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी, यानी भूमध्य रेखा के जो पास के स्थान हैं उनके ऊपर अधिक गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है साल में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर से वो गुजरता है। तो इस कारण से क्या है कि भी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। तो यही कारण है कि भी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी गिरती हैं। अगर सूर्य की किरणें सीधी आएंगी तो ज़्यादा गर्मी भी होगी। तो यही कारण है कि भी जब कि शीतोष्ण और ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तो इसके कारण, तिरछेपन के कारण ही क्या होता है, गर्मी ज़्यादा नहीं हो पाती। यानी लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक संकेंद्रित होने के कारण ज़्यादा गर्म कर देती हैं। उसके बाद लंबवत किरणों को तिरछी किरणों की अपेक्षा धरातल पर पहुंचने में वायुमंडल में भी दूरी तय ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसके कारण क्या है, वो क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं पृथ्वी के तल तक पहुँचते पहुँचते। तो यही कारण है कि भी उच्च अक्षांशों की अपेक्षा तापमान जो है ऊंचा रहता है निम्न अक्षांशों में। तो इस तरीके से जैसे भूमध्य रेखा से दूर उच्च अक्षांशों पर जैसे नॉर्वे है, तो वहाँ की जलवायु यही कारण है कि भाई ठंडी रहती है। उसके बाद आती है बात, दूसरा जो कारण है हमारा कि भी समुद्र तल से ऊंचाई, यानी जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं, स्थल भाग की ओर जाते हैं, तो वो जल्दी गर्म होता है। क्योंकि आपको पता है कि भी जल जो है उतना जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो यही कारण है कि भाई समुद्र तल से दूरी जिस तरीके से बढ़ती है तो टेम्परेचर में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यानी समुद्र तल से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर औसतन जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटने की जो ये प्रवृत्ति है, तो पहाड़ों पर यही कारण है कि भी ठंडा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। यद्यपि जालंधर और शिमला की एक ही अक्षांश पर है और स्थिति हम देख सकते हैं कि भी किस तरीके से वहाँ पर मौसम में दोनों स्थानों में परिवर्तन होता है। तो यही कारण है कि भी हाइट के साथ साथ टेम्परेचर में भी कमी आती है। समुद्र तल से दूरी ये भी प्रमुख कारण है, क्योंकि जल देर से गर्म होता है, मैंने आपको बताया, और देर से ही ठंडा होता है। समुद्र जल इस समकारी प्रभाव के कारण जो तटवर्ती स्थान है, यानी समुद्र के आसपास के क्षेत्र है, तो वहाँ पर तापमान जो है सामान्य रहता है, और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में समकारी प्रभाव नहीं हो पाता, क्योंकि समुद्र नहीं है आसपास, वाटर बॉडी नहीं है आसपास। तो यही कारण है कि भी वहाँ पर आर्द्रता कम होती है। तो मुंबई और नागपुर की अगर हम बात करें तो एक ही अक्षांश पर है, तो इस तरीके से मुंबई में नागपुर की अपेक्षा तापमान कम रहता है और वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। प्रचलित पवनों की दिशा की अगर बात करें, जो हमारी ट्रेडिशनल पवनें हैं, प्रचलित पवनें हैं, तो वो जो पवनें हैं किस दिशा में जा रही हैं, जल से स्थल की ओर आ रही हैं या स्थल से जल की ओर। तो समुद्र की ओर आने वाली जो पवनें हैं, नमी होती है उसके अंदर, जल की मात्रा होती है, तो इसलिए वो ठंडे होती हैं। और जो समुद्र से विपरीत यानी स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं वो गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं। तो यही कारण है कि भी उसमें जो है गर्म पवनों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो देश के अधिकांश भागों में वर्षा भी करती हैं, समुद्र के ऊपर से अगर वो आती हैं जल लेके, तो इस कारण से कुछ जो भाग हैं वहाँ पर वर्षा होती रहती है। उसके बाद समुद्री धाराएं, गर्म जलधारा है या ठंडे जलधारा है, तो गर्म जलधारा समुद्री जलधाराओं उष्ण क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं। यानी जो
गर्म जलधाराएं हैं वो ठंडे की ओर चलेंगी, तो जबकि ठंडी जलधाराएं ठंडे क्षेत्रों से उष्ण क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो इस तरीके से वो तापमान में परिवर्तन करने का प्रमुख कारण है। जैसे उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उसमें नॉर्वे की जो बर्जन नामक बंदरगाह है 60 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ में, तो अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण सर्दियों में यहाँ के भी जमने से इसको बचा लेते, क्योंकि वो क्षेत्र ठंडा है और उस क्षेत्र में गर्म जो पवनें हैं वो आती हैं, तो इस कारण से वो उसको जमने से बचा लेती है और बंदरगाह पर काम जो है वो सारा साल चलता रहता है। उसके बाद आती है बादलों का आवरण, कि भी आकाश में बादल कितने हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन के समय वायु अधिक गर्म हो जाती है क्योंकि बादल नहीं हो पाते, ऊंचा तापमान होता है, अधिक गर्मी के कारण जो है इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो इसके विपरीत बादलों से घिरे आकाश में भारी वर्षा के कारण, जैसे तिरुवनंतपुरम है केरल का, तापमान अंतर भी कम हो जाता है क्योंकि गर्मी नहीं पहुंच पाती, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स की भी पर्वत श्रेणियों की स्थिति, कि भी समुद्र से आने वाली पवनें को अगर रोकने का काम पर्वत करते हैं तो ये भी परिवर्तित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कि ऊपर उठने के कारण पवनों का जो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि भी 165 डिग्री ऊपर चलने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे जैसे किसी क्षेत्र में पहाड़ी अगर सामने आ जाती है तो उसके कारण जो पवनें ऊपर उठती हैं और ठंडी हो जाती हैं, तो पवनों में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर वहाँ पर बारिश कर देते हैं। तो पर्वतों की एक दिशा में बारिश हो जाती है और दूसरी में बारिश नहीं हो पाती। उसके बाद आती है भूमध्य भूमि का जो ढाल है और सूर्य के संदर्भ में अभिमुखता क्या है। कि भी मंद ढाल पर सूर्य की किरणें केंद्रित हो जाती हैं, यानी इधर उधर फैल जाती हैं, जिससे ऊपर की वायु का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है और तेज ढाल की सूर्य किरणों में अपेक्षाकृत जो है फैलाव वो तापमान में कम कर देता है। तो यही कारण है कि भी हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढाल के ऊपर उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें एक ढाल पर ज़्यादा पड़ती हैं, दूसरे पर कम होती हैं। उसके बाद अगला जो फैक्टर है कि भी मिट्टी की प्रकृति और वनस्पति, कि भी मिट्टी की प्रकृति कैसी है, उसका गठन यानी मजबूती कैसी है, संरचना कैसी है, संगठन कैसा है। तो इस प्रकार से हर प्रकार की जो मिट्टी है वो अलग अलग प्रकृति की होती है, तो उसी के अनुरूप वहाँ पर जलवायु होती है, उसी के अनुरूप वहाँ पर वनस्पति होती है। कहीं जैसे काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो वो जल को जल्दी सोख लेती है। यही कारण है कि मरुस्थलीय दिन में गर्म और रात में ठंडा ज़्यादा होता है। तो किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं वो प्रमुख संयुक्त प्रभाव इसके ऊपर डालते हैं, कि भी उच्च अक्षांशों के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों और पूर्वी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा सर्दियों में गर्म रहते हैं। उपोष्ण अक्षांशों में निम्न अक्षांशों में पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गर्मियों में पश्चिमी तट क्षेत्रों की अपेक्षा गर्म रहते हैं। और महाद्वीपों की अगर बात करें तो महाद्वीपों के तटों पर सामान्य रूप से समुद्री जलवायु पाई जाती है, क्योंकि महाद्वीपों के किनारे पर समुद्री भाग के किनारे पर समुद्री जलवायु हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर समकारी प्रभाव होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये आपका टॉपिक था, ये लेसन आपका कंप्लीट है। उसके बाद आप क्वेश्चन को इनको रिवाइज कीजिएगा। लेसन एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे, तो लेसन को सबसे पहले आप रिवाइज कीजिए। ये क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे पेपर में आने की ज़्यादा संभावना इसमें होती है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।